बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज उस जिन की हम बात करेंगे जो किसी के काबू में नहीं आ रहा। बड़े अरसे से हमने महंगाई पे बात नहीं की और कुछ ऐसी सूरत हाल इस वक्त जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें पेट्रोल की आप बात करें, आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, आप सर्दियों में LNG की बात करें, आप किसी भी हवाले से बात कर लें तो महंगाई का एक जिन जो है वो मंडला रहा है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। तो आज मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैंने मदऊ किया है कि आज इस हवाले से बात कर सकें। किन किन मौज़ूआत पे आज हम कोशिश करेंगे कि बात करें, कुछ लबकुशाई करें और समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली मैटर है कहाँ पे। बिकॉज फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ ऐसी बातें कर दी हैं आज महंगाई के हवाले से, वो भी ज़ेर बहस आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पेट्रोल के हवाले से। ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है अब तक, किसी कंफर्म इदारे से अब तक ये कोई खबर नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद एक परेशानी कह लीजिए, एक प्रॉब्लम कह लीजिए, एक कयासाराई कह लीजिए, एक खदशा कह लीजिए, डर कह लीजिए, खौफ कह लीजिए, आप जितने नाम दे दें कि शायद पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा होने वाला है। ये पिछले 6 महीनों से लगातार तबातुर से जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है और ये पता नहीं इसकी अपर लिमिट क्या होने वाली है। ये हर कोई समझने से कासिर है, हम भी समझने से कासिर हैं। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानेंगे क्या वाकई पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, कि ये कल रात को पता चलेगा या कुछ 7 से 11 रुपए की कुछ एक मुबैना तौर पर एक अनकन्फर्म्ड सी रिपोर्ट है। सो लेट्स सी, उस पर हम बात कर लेंगे ताकि हम भी क्लियर हो जाएं कि ऐसा होने वाला है नहीं होने वाला है। आप भी यकीनी तौर पे बहुत परेशान होंगे इस हवाले से। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे सर्दियों में खास तौर पे, सर्दियों की आमद है 1 महीने के बाद। लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग जो है सर्दियों में होने वाली है, इसके ऊपर बात करेंगे। LNG क्यों नहीं आ सकी पाकिस्तान में, क्यों कॉन्टेक्ट नहीं हो सका, जानबूझ के ऐसा नहीं किया गया। बिकॉज इससे पहले जो माजी में जो होता है वो ये कि कुछ मिकदार LNG की वो दरामद करके सिस्टम में शामिल की जाती है ताकि सर्दियों में जो कमी होती है कुदरती गैस की उसको पूरा किया जा सके। इस दफ़ा 8 LNG जहाज़ों के साथ क्यों वो कॉन्टेक्ट नहीं हो सका बाहर की जो कंपनीज हैं उनके साथ, इस पर भी हम साथ साथ बात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज की थोड़ी सी बात की जाएगी और उसके बाद फिर हम महंगाई के जिन के ऊपर कुछ, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी मैं कोशिश करूँगा आज उस पर बात की जाए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। सबसे पहले मुझे बताया जा रहा है डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आज के पैनल में आपको वेलकम कहता हूँ। इसके साथ साथ नदीम मौलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। और नदीम भाई, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं आगाज करूंगा पहले डॉक्टर इकरामुल हक साहब से। डॉक्टर साहब पहले जरा बात कर लेते हैं ये पेट्रोल के ऊपर। एक बड़ी एक सोशल मीडिया के ऊपर कह लीजिए एक अनकन्फर्म्ड सी खबर चल रही है कि पेट्रोल शायद 7 से 11 रुपए के बीच में, नॉट पेट्रोल जनरली जितनी भी पेट्रोलियम आपकी मसनूआत हैं उसमें इजाफा होने वाला है। क्या वाकई ऐसी कोई खबर है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? मेरा ख्याल है कि ओगरा तो बाहर कैफ जो आलमी मार्केट के लिहाज से और जो हमारी सूरत हाल है इस वक्त उसके लिहाज से ये नागुज़ीर है कि वो जरूर इसके लिए वो कहेंगे कि आप इसकी कीमतों को बढ़ाइए, मगर आखिर में वही होगा जो पॉपुलर डिसीजन आजकल होता है कि आप टैक्सेस को नीचे और लेकर आएंगे, आप उस तरह से डेवलपमेंट लेवी भी और नहीं वसूल करेंगे और जो आपने प्रॉमिस किए थे IMF को फिर आप नहीं मानेंगे। मगर जाहिर है कि इस वक्त प्रेशर है, उनकी कंडीशनैलिटीज आपको पूरी करनी है, तो फिर प्रोग्राम जारी रहेगा। तो अल्टीमेटली ये जो जंग है कि क्या वाकई ही हम सस्टेन कर सकेंगे उनके प्रेशर को और कितनी देर कर सकेंगे। और ये हल भी नहीं है। जाहिर है कि अगर इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट बढ़ती हैं, आप एक्सपोर्ट्स नहीं मैच कर रहे हैं, आपका रुपया गिर रहा है और हर जगह कीमतें बढ़ रही हैं, तो आपने कोई ऐसी रिफॉर्म्स तो की नहीं जिसकी वजह से आप जो है इनको अपनी कीमतों को आप काबू कर सकते। ना आपके यहाँ एफिशिएंसी है, ना आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक है, ना आपके यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आपके कोई इशारे भी ठीक नहीं है तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि हम एक दिन में एक्सपोर्ट मार्केट में वंडर्स अचीव कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो सिस्टेमिक है पाकिस्तान में, ये एक हुकूमत के नहीं है। हर हुकूमत अपने तीसरे साल में वही काम शुरू कर देती है जो वो पहले 3 साल में नहीं कर पाती, और वो जो उस वक्त तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ होता है, तो चाहे तो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करके चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं। मगर जाहिर है ना IMF वाले बाज आएंगे ना हम आएंगे, वो भी जो है लाइलाज हैं और मैं समझता हूँ कि शायद अब हम भी लाइलाज हो चुके हैं। बिल्कुल, तो मैं IMF की तरफ जी बिल्कुल आऊँगा, वापस उस पर बात करेंगे, साथ साथ कुछ मुल्क की सूरत हाल की बात करेंगे। नदीम मौलवी भाई, पहले मैं जरा आपके पेट्रोल के हवाले से राय ले लूँ। आपको क्या लग रहा है कि वाकई पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं 15-16 तारीख से, बस किसी ने कुछ ऐसे फेक न्यूज़ छोड़ दिए? ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। 7 से 11 रुपए की एक बड़ी अमाउंट है, जो अभी 6 रुपये तो अभी पिछले 2 हफ्ते कबल आपने बढ़ाए हैं।
देखें जी, असल बात यह है कि दुनिया भर के अंदर ये तो हकीकत है कि ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। राइट। अगर हम तारीख उठा के देखें तो सन 2012 में तकरीबन $107 $107 तक चले गई थी ऑयल, बल्कि इससे ऊपर भी गई है। ठीक है। मगर पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ सीखा नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए, दुनिया भर में जब ऑयल की बाइंग होती है वो स्ट्रैटेजिक बाइंग्स होती है। राइट। उनके जो डेटा रिलीज होते हैं वो कहते हैं एक्सपेक्टेड ये रेट्स आएंगे, एक्सपेक्टेड हमारी ये कंजम्पशन आएगी। पाकिस्तान के अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स जब आते हैं तब सोल्यूशन ढूंढा जाता है। चाहे वो LNG हो, चाहे वो इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल हो, या कुछ भी हो, या गंदम हो। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आती हैं वो दावा तो करती है कि जनाब हम ये करने वाले, वो करने वाले, मगर उनका कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्टैटिस्टिक, कोई उसका सारी हुकूमतों की बात कर रहे हैं, सिर्फ PTI की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल पाकिस्तान। अच्छा, देखिए तमाम कमोडिटीज के एक स्ट्रैटेजिक बाइंग होती है। अगर आप एक मिसाल देखें, पाकिस्तान ऑयल जो है PSO खरीदता है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, मगर एक रिपोर्ट नहीं निकालता PSO जिससे वो बता सके कि आइंदा 15 दिनों में ऑयल की मार्केट कहाँ जाएगी या आइंदा 1 महीने में कहाँ जाएगी, और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो अपनी बाइंग करे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, अपनी स्टोरेज करे। आपको याद होगा जब ऑयल $20 या $10 का था तो चाइना अपनी स्ट्रैटेजिक बाइंग कर रहे थे, रिजर्व्स बढ़ा रहे थे, ताकि उनको पता था कि जनाब उनके जो जितने भी डाटा रिलीज हो रहे थे वो कह रहे थे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में आगे जाके ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, इसलिए वो स्टोरेज की कैपेसिटी में बढ़ा रहे थे। ठीक है। हम जो है सो जाते हैं, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हमने यही कहा था कि हमारी तो ऑलरेडी कैपेसिटी है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो पहले से लिया हुआ हमने पेट्रोल। हम देखिए, हमारे यहाँ ये होता है, मैं आपको बताऊं, सीजनल होते हैं हमारे इकोनॉमिस्ट भी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दे डू नॉट मेक इकोनॉमिक मॉडल्स, और अगर बनाते भी हैं दे आर जस्ट स्टीरियोटाइप्स। यू सी, वी नीड टू वर्क विद दिस वर्ल्ड कि दुनिया कहाँ जा रही है। कोविड बंद हो गया, कोविड के हालात अब बेहतर हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही है। अगर ऑयल बढ़ा तो क्यों बढ़ा है कि अमेरिका अपनी रिजर्व्स यूज नहीं करना चाह रहा। आज अमेरिका का डेटा आता है कि जनाब हम ऑयल जो अगर कल को रिलीज कर देंगे अपने जो रिजर्व्स है तो ऑयल की कीमत गिर जाएगी। ठीक है। अभी बहुत सी स्टडी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ हम फोकस कर रहे होते हैं कि जी ऑपोजिशन ने क्या किया, ऑपोजिशन ने ये किया, हम रूट कॉज को नहीं देख रहे हैं। ठीक है। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो आपको कॉज पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं। अब अगर आप हुकूमत से पूछे वो कहेंगे सब अच्छा है, सब अच्छा, ऑपोजिशन से पूछे सब बुरा है। तो मतलब आप तो या तो आप कॉज को ढूंढे फिर आप रेमेडी की तरफ आए। हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो हुकूमत के लिए काम करते हैं, वो कभी भी कॉज नहीं बताते हैं कि अगर हफीज शेख साहब ने गलती की थी और मैं शौकत तरीन ने जगह ली है, तो हफीज शेख ने जो गलतियां की थी वो क्या है आज तक किसी ने बताया? कोई इकोनॉमिस्ट इंडिकेट करेगा नहीं, हम कवर देते हैं, हम कवर तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? वेरी वेरी मैच्योर थॉट, वेरी वैलिड पॉइंट, हम कवर करते हैं गलतियों को। अच्छा नदीम भाई, अच्छा इसी के साथ साथ थोड़ा वक्त भी कम है, मैं चाह रहा हूँ, बहुत सारी मेरे पास चीजें जिनके ऊपर मैं रिव्यूज लेना चाहूंगा। अब जरा बात कर लें ये गैस बहरान के हवाले से, जो कि अभी से वार्न कर दिया गया है कि गैस 4 महीनों तक तो आगे बहुत प्रॉब्लम करने वाली पूरे पाकिस्तान में, और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है जो शायद बाहर कुछ कंपनीज के साथ किया जाना था 8 जहाज़ों का, वो भी नहीं हो सका। तो ये इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए मसला ये वही बात है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स है ही नहीं। हमने क्या किया था, एक जमाने में कहा जी CNG से गाड़ियां चलेगी, ठीक है, धड़ाधड़ लोगों ने, पॉपुलेशन ने जितनी भी गाड़ियां थी वो CNG पे कन्वर्ट किया। उस वक्त हमने ये कोई कैलकुलेशन नहीं किया था कि आइंदा 10 सालों में हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कितने इस्तेमाल होंगे, कितने कम। जैसे आज हम बात करें कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आए, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। हमारे पास बिजली तो है नहीं घरों में देने के लिए, हम इलेक्ट्रिक कार्स की इंपोर्ट की बात करते हैं। अच्छा। तो ये वो चीजें होती हैं जो आपके मुल्क को कभी तरक्की नहीं दे सकती। अब आप LNG की बात करें तो LNG जो है 2 किस्म के कार्गोस बिकते हैं, एक स्पॉट पे बिकता है, एक आप करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उससे पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर वो फिक्स्ड होता है कि चाहे मार्केट कहीं भी जाए आप उस रेट पे देंगे। ठीक है। उसके अंदर वो क्वेश्चन रखा जाता है ऑब्वियसली, और उसकी कैलकुलेशंस होती है, तो उसके अंदर नफा भी हो सकता है, नुकसान भी, मगर नफा उस मुल्क को होता है जिनके पास एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं, जो मार्केट स्टडी कर रहे होते हैं
और उनको पता होता है कि अपनी पिछली स्टैटिस्टिक से जो प्राइस बिहेवियर है, जिसको एक जबान में कहते हैं टेक्निकल्स, उसके टेक्निकल्स क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, दुनिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई कहाँ जाए। सो व्हेन वी डोंट डू एनी प्लानिंग टू इट, हम फिर क्या करते हैं जी, अभी गैस की शॉर्टेज आ गई, क्यों? अब कोई ये आइडेंटिफाई, फिर में ही वही बात है कि हम चीजों को आइडेंटिफाई उस वक्त करते हैं जब प्रॉब्लम्स सर ऐसा नहीं हो, मुझे मेरी कुछ मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जानबूझ के इस दफा ऐसा किया गया, क्योंकि मैंने जब पिछले सालों में देखा तो उसमें कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई कि जब ये एक्स्ट्रा जो बर्डन डाला जाता है एलएनजी का, ये जो बर्डन हुकूमत के ऊपर डलता है, क्योंकि आवाम के रेट्स गैस के तो नहीं बढ़ाए जाते, बिल वही आता है, तो ये एक्स्ट्रा हुकूमत जो है वो इन्वेस्ट करती है, ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ाकर थोड़ा सा वो सिस्टम में ऐड करती है एलएनजी को बाहर से मंगवा के, ताकि सर्दियां अच्छी निकल जाए। जब अब इस दफा हो सकता है कि वो पैसा बचाया गया हो, मुमकिन है, मतलब ये भी प्लानिंग हो सकती है कि भाई ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा अपनी जेब से देते हैं वो बेहतर है कि वो आवाम पे डालेंगे तो फिर एक वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, वो तो फिर नहीं। मैं आपको बताऊं, पिछली हुकूमत ने क्या किया था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था जी कि जनाब मार्केट जो भी चले जाएगी, हम एक फिक्स्ड अमाउंट से उनसे तय हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि अब मार्केट अगर नीचे चले जाएगी तो फिर आप कहेंगे ये हुकूमत चोर थी, इस हुकूमत ने पैसे खाए, बिल्कुल ऐसा ही, और यही हुआ, ठीक है। अब अगर वही गलती या वही काम ये हुकूमत करती तो फिर वो कहते जनाब इस हुकूमत में और उस हुकूमत में फर्क नहीं, और एक फियर होता है। अब आप देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब वो कैलकुलेट करते हैं, एक तो एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फ्यूचर की बाइंग करते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से आप कोई भी कमोडिटी खरीद रहे होते हैं फ्यूचर की, यू हैव टू हैव एक्सपर्ट्स, यू हैव टू हैव नॉलेज। वेरी ट्रू। अब जब आपके पास जब नॉलेज नहीं हो और आपके पास फियर हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, आप कहते हैं वक्त आने पे हम देखेंगे, ठीक है। तो वक्त आने पे अगर स्पॉट के रेट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स दुनिया भर में हो रही है, ऑयल की आप देखें कि कंजम्पशन बढ़ रही है, एलएनजी की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली द रेट्स विल गो हाई। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं कि आपको फिर स्पॉट में, जब आप स्पॉट पे खरीदते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट लेवल पे एलिगेशंस कम आते हैं, क्योंकि आप कहते हैं जनाब ये रेट था, मैंने इस रेट पे लिया। मगर आप अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं तो फिर एलिगेशंस आ जाते हैं कि जनाब आपने क्यों लिया, मार्केट तो नीचे आ गई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, और भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसी के ऊपर पहले जरा कमेंट ले लूँ डॉक्टर इकराम साहब का। सर आपको क्या लग रहा है एलएनजी के मामले में गैस शॉर्टेज? देखिए, असल में पूरी दुनिया के अंदर चाहे कोई भी आप मुल्क देखें, चाहे कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि इन चीजों के अंदर रियासती कंट्रोल जो है उसको आप मुसलसल रखें। अगर हम इस सारी चीजों को फ्री मार्केट में लेके जाएं, अगर आप वाकई ये कैपिटलिस्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं, तो फिर एक खुला मुकाबले का रुझान होना चाहिए। लोगों को इजाजत होनी चाहिए कि वो एलएनजी मंगवा लेते, जब उनके पास पैसा था, जिस जमाने में वो ले सकते थे उनके पास। तो अब गवर्नमेंट के पास तो पैसों का हमेशा ही बहरान होता है। जब आप स्ट्रेटेजिक बाइंग कर सकते हैं, जब दुनिया में अवेलेबल होती है, तो आपके पास तो उस वक्त भी यही मसाइल होते हैं कि हमारे रिजर्व नहीं है, हमें ये पैसा वापस करना है, हमारे ये प्रॉब्लम्स है। तो चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो एलएनजी का मसला हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मसला हो, हर जगह हमारा वही मसला है कि रियासती जो भी हमारे अदारे हैं वो बिल्कुल बेकार और जाकारा हैं, चाहे रेगुलेटरी हो, चाहे वो लाइन मिनिस्ट्रीज हो। जब तक हम इनको खुला एक वाकई फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ नहीं लेकर जाते हैं, अब जिसको एलएनजी की जरूरत थी वो मंगवा लेता और वो मार्केट में भी बेच लेता। तो अगर खुला मुकाबले का रुझान होगा तो प्राइसेस के अंदर जो है वो आप देखेंगे कंपेटिटिवनेस आएगी। जब तक आप मार्केट्स को कंपेटिटिव नहीं करते हैं, ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं है कि वो बिजनेसेस करें। और ये प्रॉब्लम जो है, चूंकि मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि चूंकि सिस्टेमिक है, तो जो भी हुकूमत आएगी जब तक वो इस फंडामेंटल क्वेश्चन को जो है वो नहीं एड्रेस करती है, तो ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आप बार बार जो है वही गलतियां दोहराते रहेंगे। और जाहिर है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप एक गलती को बार बार दोहराते हैं तो फिर वो इनसैनिटी होती है। तो हम तो एक इनसैनिटी की तरफ जाने वाले लोग हैं कि इतने साल गुजर चुके हैं, मगर हमने कभी भी अपनी
गलतियों से ना सीखना है। और मुझे तो लगता है कि अब हम इनकॉरिजिबल हो चुके हैं, ना हम सीखना चाहते हैं। हमें सब पता है क्या मसाइल हैं, मगर हम हल भी हमारे पास मौजूद है, मगर फिर भी ये कमाल है कि हम उसको जो है अप्लाई नहीं करते हैं। और ये फिर हर आपको पता है 2-3 साल बाद हम ऐसे ही प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि जब ग्रोथ पाथ की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि ओहो ये तो बड़ा गलत का। फिर हम जो है वो कहते हैं कि कंट्रैक्शनरी पॉलिसी, जब कंट्रैक्शनरी पॉलिसी करते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, फिर आपको वही प्रॉब्लम जो दरपेश आने से फिर लोग जो है वो शोर करते हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा अब स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आ जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी चल रही है, रिकॉर्ड लो हिट कर गया है, 600 पॉइंट्स पर कम हो गए। स्टॉक एक्सचेंज को इस सूरत हाल में क्यों देख रहे हैं आप? क्या कोरोना इसके रीजन थे? मेरा ख्याल है कि स्टॉक एक्सचेंज का भी वही मसला है कि जब ये वाइड चाहती हैं कि आपके यहाँ ये कंडीशनैलिटी IMF की आएंगी, आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जब उन्हें पता चलता है इन्फ्लेशन जो है वो आपकी कंट्रोल से बाहर है, तो जाहिर है कि जब ये परसेप्शन नहीं बल्कि एक रियलिटी की शक्ल में वहां जाता है तो मुसलसल गिरावट होती है। हर महीने आप 2 रुपए 3 रुपए आपका डॉलर जो है वो कम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये तीनों शादियां जो है मुसलसल जो है ये फिर जो है, तो उसी लिहाज से आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर उसका बुरा असर आता है और शदीद मंदी रहती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ मामला है। जब तक आप अपनी इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल मसाइल को हल नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, ये मसाइल रिकर करते रहेंगे। मेरी नजर में ये सिम्टम्स हैं बीमारी के, दरअसल ये कॉजेज नहीं है। अगर आप कॉजेज को रिमूव करेंगे तो सिम्टम ऑटोमेटिकली, आप सिम्टम्स का इलाज करते रहते हैं और जो कॉजेज हैं उनको आप रिमूव नहीं करते। नतीजा ये होता है कि आपकी इलनेस बढ़ती रहती है, वो पहले से भी कई गुना ज्यादा होकर आती है, क्योंकि आपकी तवज्जो तो सिम्टम्स की तरफ है दुरुस्त करने की, और आप जो है कॉजेज को आप देख ही नहीं रहे हैं। तो ये हमारा वी नीड अ परमानेंट सोल्यूशन, एक कॉजेज की तरफ हमें फोकस रखना होगा। वेरी वेल सेड जी। नदीम मौलवी भाई, आप इसको कैसे देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की करंट सूरत हाल को? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में फियर क्रिएट करी जा रही है, और फियर जब होती है तो मार्केट गिरती है। ठीक है। और फियर, जैसे कि हमारे काबिल दोस्त ने कहा, फियर ये है कि जी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मगर उसका दूसरा एस्पेक्ट अगर आप देखें तो टेम्पररी तौर पे इन्फ्लेशन को कम करने का बहुत अच्छा मैकेनिज्म शौकत तरीन साहब ने कर दिया है। वो क्या है? वो ये कर दिया है कि हर चीज इम्पोर्ट कर दिया। आपके पास गंदम सरप्लस होगा, रेट खुद ब खुद गिर जाएंगे। ठीक है। आपके पास चीनी सरप्लस होगा, खुद ब खुद गिर जाएंगे। आपके पास फर्टिलाइजर, देखिए ये सब इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है, आपके पास लोकली सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। एक तो लोकल आपकी कंजम्पशन है, आपकी अपनी जो आपने एग्रीकल्चर ग्रोथ आप दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी गंदम अभी आपके पास माशाल्लाह से आने वाले दिनों में सरप्लस हो सकती है। ठीक है। मगर उस इन्फ्लेशन के फियर को मद्देनजर रखते हुए वो क्या कर दिया कि जनाब यहाँ से हम हर कमोडिटी को इंपोर्ट करने लगे, ताकि लोकल मार्केट में आपको चीजें सस्ती मिलेंगी, और उस फ्लडेड हो जाएगा चीजों में। जब चीजों के सप्लाई एंड डिमांड में आप देखते हैं कि जो डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा, और जब चीजें फूड इन्फ्लेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का जवाब नहीं पैदा होगा। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो फिर उसके बाद क्या होगा, स्टॉक मार्केट दोबारा से तेजी से ऊपर अभी जाएगी। मगर ये क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो चीजें हैं, इसको जब तक के एक्सप्लेन नहीं होगी, मार्केट रीड नहीं करेगी, मार्केट दोबारा रिएक्ट नहीं करेगी। अब आप देखिए, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को रीड कर रही है। तो मार्केट अभी दोबारा से कभी 1000 पॉइंट संभलती है, फिर 600 पॉइंट माइनस चली जाती है। एक अगर मार्केट जैसी अभी ये समझने लगेगी कि इन्फ्लेशन जो है अभी जो है कंट्रोल हो जाएगा, आप देखेंगे मार्केट में फिर तेजी आ जाएगी। मगर दैट्स नॉट द सॉल्यूशन, इट्स अ टेम्पररी फेज, जो कि मैकेनिज्म बहुत ही शानदार तरीके से शौकत तरीन साहब ने किया है। वी मस्ट गिव द क्रेडिट। मगर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये आगे आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे कि ट्रेड आपका जो है ना, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएगी। दूसरी जानिब जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हम हर चीज डिफर पेमेंट्स पे ले रहे हैं, हम हर चीज को अगले साल पे डालें, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं फॉर द कमिंग फ्यूचर। तो हमारे पास जो इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, तो हर आदमी अपनी पॉलिटिकल जिसे कहना एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मिला रहा है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। राइट सर, राइट सर।
एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तरीके से चलना चाहिए टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गेन। ठीक है सर, इसी के साथ सर एक और छोटा सा मुझे एक और पॉइंट है जो मैं इस पे क्लोज करना है, मुझे पर ब्रेक लेना है। अब हमारे यहाँ सर एक और इशू नजर आता है, वो है एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके ऊपर अक्सर बात भी की जाती है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो कहा करोड़ नौकरियां दे भी दी हैं, वो पता नहीं कहाँ दी हैं, वो एक अलग बहस से पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि एक तो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक है अंडर डेवलपमेंट। पाकिस्तान में अंडर डेवलपमेंट एक, अच्छा अंडर एम्प्लॉयड जिसे आप कह लें, अच्छा उसमें क्या होता है, हाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है कि जो सैलरीज हैं वो जितनी मिलनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 50,000 मिलनी चाहिए तो उसको 30,000 या 20,000 उसको सैलरी मिल रही है, तो वो जॉब पे होने के बावजूद भी वो उस तरह से वो खुद का फील नहीं है, वो अपनी लाइफ उस तरह नहीं गुजार पा रहा है। बाहर के ममालिक में जब हम देखते हैं तो इस तरह की चीजें नजर नहीं आती हैं, या तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है या एम्प्लॉयमेंट होती है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कोई चीज नहीं होती। पाकिस्तान में ये भी इशू है, इस पे क्या बोलेंगे सर? मैं यही कहूंगा कि ये जो आपने बात उठाई है ये 100% करेक्ट है। इसके जो मेन सब्जेक्ट है ये हुकूमत को उठाने चाहिए। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करते हैं तो यूरोप में इस वक्त 7 से 8% चल रहा है, पाकिस्तान में कम है। मगर आप कह रहे हैं ना कि जनाब के इसके जो हमारा जो प्रॉब्लम है अब आपके सामने है कि एक प्यून की नौकरी के लिए मालूम पड़ा MPhil मास्टर्स ग्रेजुएट आ रहे हैं, तो ये आपकी बिल्कुल ये दिखा रहे हैं कि आपके पास अंडर एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि जब आपके पास एक प्यून के लिए एक आ रहा है आपके MPhil और ग्रेजुएट, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे को फोकस ये करना चाहिए कि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म करें। फिर उसके बाद लोगों की लिविंग बेहतर होगी, और उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है कि हम कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टार्ट करेंगे। आर वी गोइंग टू स्टार्ट विद एग्रीकल्चर ग्रोथ? एग्रीकल्चर ग्रोथ के बाद क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पास जाएंगे? इंडस्ट्रियल के बाद सर्विसेज इंडस्ट्री में जाएंगे? एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है तो मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत पाकिस्तान को चलाना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक लोग लेके आएंगे जो पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए आपकी इकोनॉमी चला रहे हैं, तो फिर वही होगा, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेंगे, आपके आगे जाने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि हमको रूट कॉज को पकड़ना है। एक इकोनॉमिस्ट सबसे पहले ये देखता है व्हाट इज द रूट कॉज, वेरी ट्रू, फिर उसके बाद आप रेमेडी की तरफ आते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नाज़िम, मुझे यहाँ से ऑफ कोर्स ब्रेक की तरफ जाना है। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। कुछ सवाल मेरे हैं डॉक्टर इकराम साहब से, सर आप प्लीज़ अभी हमारे साथ रहिएगा। नाज़िम एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे, कुछ मजीद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूँ। बात कर रहे हैं आज महंगाई के जिन के हवाले से, और अभी प्रोग्राम के आगाज़ में हमने फाइनेंशियल जितनी भी एस्पेक्ट्स थे उनको कवर किया। नदीम मौलवी भाई हमारे साथ थे, डॉक्टर इकराम साहब अभी भी हमारे साथ हैं। दो मुअज़्ज़िज़ मज़ीद मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है, मैं वेलकम करूँगा नदीम रज़ा साहब को, सीनियर एनालिस्ट हैं। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली, अच्छा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी सेहत के साथ होंगे और सब खैर होगी। मुझे हुसैन तेबो भाई ने भी ज्वाइन किया। हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। सर पहली दफ़ा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आज अच्छी गुफ्तगू रहेगी। अच्छी, आप एंकर पर्सन भी हैं, आप तज्ज़ियाकार भी हैं। मैं नदीम भाई से, नदीम भाई हमारे बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे मैं आगाज़ करूँगा, और इकराम भाई तो ऑलरेडी हमारे साथ ही हैं, डॉक्टर इकराम साहब। नदीम भाई, आज फवाद चौधरी साहब ने जब दोबारा महंगाई की बात आई तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 2008 से 2000 तकरीबन 18 तक, 8 से 18, 10 साल का उन्होंने फिगर दिया कि 2008 से 2018 के दरमियान 23,000 अरब रुपए के कर्जे लिए गए। ये महंगाई की वजह है। इस साल हमने 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस भी करना है, ये वजह है। फिर उन्होंने सारी की सारी चीज डाल दी कि अभी जो सूरत हाल है वो पूरी की पूरी कोरोना की वजह से है। कैसे देखते हैं सर इस कमेंट को?
और गवर्नमेंट का किसी की भी हुकूमत हो वो कभी भी ऑन नहीं करती महंगाई को, या उस चीज को कभी ऑन नहीं करती हुकूमतें कि जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रहे हों। तो ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इतना कर्जा लिया गया है, उसका बोझ है, बिल्कुल लिया गया है, लेकिन जो हुकूमत होती है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी यही होती है कि जिनके वोटों से मुंतखब होकर अवाम तक पहुंचती हैं, इक़्तिदार का हुमा सर पर सजाती हैं, तो वो अपने अवाम का भी ख्याल रखें। ये जो इन्फ्लेशन का जो ये रुझान है पाकिस्तान में, अगर आप उसका कंपैरिजन करें नवाज शरीफ दौर से या पीपल्स पार्टी के दौर से, तो यानी कि कोई मुबालगा नहीं है उसके अंदर कि महंगाई जितनी हो शबा महंगाई में इजाफा हुआ है, इसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती है। तो अब इसका ये कह देना कि माजी की हुकूमत ने कर्जा लिया था, 3 साल से जायद कर्जा गुजर चुका है। अगर हमें मालूम था तो हमें क्यों जल्दी लगी हुई थी इक़्तिदार में आने की, क्यों कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। ठीक है, फिर कोविड का कहा जाता है कि अनफॉर्चुनेट कोविड आ गया, उसके बाद महंगाई, बिल्कुल कोविड आया, लेकिन कोविड देखें बहरानों में ही कौमों का पता चलता है वो कैसे निकलती है। तो कोविड की वजह से पाकिस्तान में आप ये भी देखें, पाकिस्तान की तारीख में ये क्रेडिट इसी गवर्नमेंट को जाता है कि इसके दौर में जितना रेमिटेंस बाहर से पाकिस्तान के बैंकों में बराह रास्त आया, ऐसी माजी में मिसाल नहीं मिलती कि मंथली बेसिस पे 2 से 2.25 अरब रुपए का रेवेन्यू आता रहा उसने। ठीक है, आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, गारमेंट्स में इजाफा हुआ, वो भी इस वजह से कि पड़ोसी ममालिक जो थे हमारे बांग्लादेश, इंडिया वगैरह, वहाँ का बिजनेस हमें मिला क्योंकि वो ममालिक बंद थे, उनकी सूरत हाल ज्यादा खराब थी। तो बेनिफिट भी हुआ है ना, बेनिफिट हुआ, मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ, ये बेनिफिट भी हुआ, इतना पैसा। अच्छा, फिर जो लोन था उसकी जो इंस्टॉलमेंट आपने वापस करनी थी वो भी डेफर हो गई, वो भी आगे बढ़ा दी गई। ठीक है। अच्छा, इस दौरान कोविड की वजह से जो मैं पॉइंट कह रहा था उस वक्त रह गया कि कोविड की वजह से जो आलमी इमदाद भी तो आई है, वो किस खाते में, वो किधर जाएगी? ठीक हो गया, ये सब कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, लेकिन ये वो नहीं है। देखिए, वो जो उस बात में जो आपने इब्तदाइये में कहा, मैंने उस पर दिया, लेकिन जो महंगाई का बुनियादी जो वजह होती है अमूमन वो कार्टेल्स होते हैं, कार्टेल्स एंड माफियाज। राइट, जब ये दोनों होते हैं उनका बुनियादी नुक्ता नजर ये होता है कि जो भी अशिया की कीमतें हैं वो नीचे ना आने पाए, उनकी कीमतें वो हों, वहां पे रहें जहां ये चाहते हैं, ये कार्टेल्स एंड माफियाज। अच्छा, कार्टेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़ा सा एक जरा सा मैंने कहा जो महंगाई के हम सतही प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इसको, लोगों को पता चले कि कौन लोग हैं इसके पीछे जो ये महंगाई को बढ़ाते हैं। तो ये कार्टेल जो होते हैं सारे, ये मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, दुकानदार भी होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं, सारे। फिर माफियाज आ जाते हैं, तो वो अपना जो जखीरे अंदोजी करते हैं चीजों का, फिर रसद एंड तलब की बात आ जाती है सारी। तो ये वो सारे अनासिर है। फिर अच्छा, इन्हीं के जो सरकर्दा रहनुमा या इनके फाइनेंसर वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे होते हैं, वो पॉलिसी साजी में उनका असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से मिल बांट के कर रहे होते हैं, और जो अवाम है वो मजबूरी तौर पर वो उसमें पिस रहे होते हैं, उसका उनको कोई इदराक नहीं होता, और वो उसी तरह से रो भी रहे होते हैं, पीठ भी रोते हैं, पेट भी पकड़े होते हैं, सीने पे हाथ भी मारे, हाय मर गए। लेकिन अगर आप जाएंगे वही दूध की दुकान पे, अगर दूध 130 रुपए बेच रहा है और सुबह आपने 130 लिया, शाम में 140 होगा, तो आप फिर भी ले लेंगे दूध। तो एक तरफ तो वो गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ से अवाम है कि वो ना चाहते हुए भी अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि कसूरवार अवाम है, लेकिन वही है जो कार्टेल्स एंड माफियाज वो लोग हैं। और फिर क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती थी वो ऑलमोस्ट गैर फाल है। जी बिल्कुल ऐसा ही वजह से वो मुतारिक नहीं है जैसे माजी में हुआ करता था, लेकिन अब तो है ही नहीं। सुबह दोपहर शाम जैसे वो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं, तजवीज़ करते हैं अपने मरीजों को कि सुबह 3 टाइम खानी है, तो इसी तरह से पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क होगा कि जहाँ सुबह आप दूध लेने जाए तो रेट कुछ होगा, दोपहर जाए तो कुछ होगा। अच्छा, फिर एक और चीज है
तो आप दूसरे गेस्टों पे जाना होगा। देखें, एक तो ये कि पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ये इसके ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, वाहिद क्या यानी कि एक अहम मुल्क है जिसकी इन्हिसार ज़राअत के ऊपर था। आपने सारी उस मुल्क में तो कम से कम आटा, चीनी, सब्जी ये तो महंगे नहीं होनी चाहिए थी ना। अब सुना है बरामदात पे उन्होंने पाबंदी लगाई है कि अब वो इम्पोर्ट नहीं हो सकेंगे, तो शायद कुछ रेट नहीं, क्यों नहीं हो सकता। देखिए नहीं, आप अपनी बुनियादी जरूरत कहाँ से, एक बार ये बड़े जी नदीम साहब को दोबारा कनेक्ट करें, उनकी तरफ मैं वापस आता हूं, जब तक मैं हुसैन थेबो भाई से बात कर लूं। हुसैन भाई सर, क्या किस तरह देखते हैं इस वक्त महंगाई की बात की, प्लस मैंने फवाद चौधरी साहब के बारे में बताया कि उन्होंने ये कहा है कि 2008 से 2018 तक इन 10 सालों में 23,000 अरब रुपए का जो है कर्जा लिया गया, प्लस उन्होंने कोरोना को भी जो है वो पूरा इल्ज़ाम कोरोना पे डाल दिया जी इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना की वजह से। अब आप बताएं क्या सूरत हाल है सर? अच्छा सर, इसमें पहले बात कर लेते हैं कि जो उन्होंने कर्जों की बात की। अब जब हुकूमत आई थी पीटीआई की हुकूमत आने के साथ उनके पास 24,000 अरब का कर्जा था जी, जो इस वक्त 41,000 अरब है। पहले तो फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि ये सारा ये अमाउंट कैसे बढ़ गया। अब आप दूसरी बात आते हैं कि कोरोना में महंगाई जो है वो बढ़ गई है। पहली तो ये कि जो जितने भी स्लोगन थे पीटीआई के गवर्नमेंट के, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़े बड़े नारे लगा दिए थे कि हमारे पास 200 टेक्नोक्रेट अवेलेबल बैठे हुए हैं, बस हम आके मैदान में उतरेंगे, हम डॉलर को ऐसे खींच के नीचे ले आएंगे, हम स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, और सारे वो फार्मूले बताए जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि उनके आते साथ ही उनके ओपनिंग बैट्समैन जो थे वो बोल्ड आउट हो गए और असद उमर साहब क्रीज से बाहर चले गए। जब बाहर चले गए तो उसके बाद फिर उनका आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों में उन्होंने यू टर्न लेने की कोशिश की। अच्छा, जो सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ पीटीआई का, वो पीटीआई इटसेल्फ खुद है। अच्छा, ये किस सेंस में कह रहे हैं? वो ऐसे कर रहा हूँ कि जो पीटीआई का असल इंग्रेडिएंट्स है, वो तो पीटीआई का वो यंग आदमी है, वो नौजवान है, वो नया पॉलिटिशियन है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो हुकूमत जो काबिज लोग हैं तो सारे पुराने हैं। शेख रशीद कौन है, आप मुझे बताएं। फवाद चौधरी साहब कौन है, और आप मुझे बताएं जो शाह साहब हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन है। सारे मतलब कैबिनेट पूरी पुरानी है, वज़रा बल्कि एमएनए एमपीएस भी ज्यादातर वही लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। 80% लोग बैठे हुए ना, वो तो सारे के सारे पुराने हैं, और उनको ये समझ है कि हमने जब हम इलेक्शन लड़के आते हैं तो हमारा 10 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। अच्छा, उन सब लोगों ने, हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि ये कोई भी ये नहीं कह सकता कि यहाँ कोई इबादत करने आता है। हमारे मुल्क में मसला ये है कि हम अगर करने आते हैं अपना, हम अगर कोई हमसे बात कर रहा होता है टेढ़ी, तो हम उसको कहते हैं क्या बात कर रहे हैं यार, आप मुझसे सियासत कर रहे हैं। और जबकि सियासत तो एक इबादत है, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी जनाब। वो मंदिर में जाते थे, वो चर्चों में जाते थे, वो गिरजाघरों में जाते थे। रियासत मदीना के इतने एग्जांपल्स दी तो जाती हैं, बस इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। वो एग्जांपल्स क्या तक है? दी तो जाती है, और उसमें ये कहा भी जाता है कि यहाँ पे जो है वो सबके लिए इंसाफ एक जैसा है, तो ऐसा तो नहीं है ना। आप देखें तो वो वजीर आजम साहब खुद कहते हैं कि मैं अभी तक एक ही चीज में कामयाब गया हूँ, जो मैंने कहा था कि चीखें निकालूंगा अपोजिशन की, तो वो चीखें तो आप सुन रहे हैं ना भाई। आम आदमी को, गरीब आदमी को चीख ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। उनकी टॉप प्रायोरिटी मेरे ख्याल में गुर्बत होनी चाहिए थी, इन्फ्लेशन होनी चाहिए थी। हुसैन भाई, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। डॉक्टर इकराम साहब, सर इस पॉइंट पे क्या कहेंगे आप, फिर मुझे बताइएगा। अगर नदीम रजा भाई ने ज्वाइन किया तो उनसे मेरा दूसरा सवाल भी होगा। डॉक्टर इकराम साहब, जरा बताएं कि ये फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है कर्जों के हवाले से, इस पे क्या राय रखते हैं? प्लस क्या कोरोना ने इतना हमें हिट किया है कि अभी आज जो भी सूरत हाल है वो कोरोना की वजह से है? जी, कोरोना के जमाने में भी अगर पॉलिसी दुरुस्त होती तो हम अपने टैक्सेस कम करते। अच्छा। और हम अपनी जो थी कॉस्ट ऑफ लोगों को जो है वो मदद करते कि वो सरवाइव करते, रिवाइव करते, और फिर हम सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की तरफ जाते। ठीक है। जब हम ये चीजें नहीं करते हैं, और बाकी मुल्कों में यही हुआ, हम उस जमाने में भी ज्यादा टैक्सेशन कर रहे थे, ज्यादा कीमतें बढ़ा रहे थे, तो कर्जा तो फिर उसका लाजमी नतीजा था। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा, दरअसल डिमांड एंड सप्लाई में जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी स्केर्सिटी वाली बात नहीं थी कि कोई बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम चीजों को चेज कर रहा था। ये तो इन्फ्लेशन है जो कि आप कह सकते हैं कि टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, यानी कि आप जानबूझकर जो कॉस्ट ऑफ थिंग्स है वो बढ़ाते हैं, और कॉस्ट
इन्फ्लेशन आप पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में जो पैसा है वो लोगों के, आम लोगों की जेब से निकलकर मराद याफ्ता तबकों की तरफ चला जाता है, और हुकूमत जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन चूंकि रख नहीं पाती है, ना तो टैक्सेस से इकट्ठे कर पाते हैं, उनकी ब्रॉड बेस करें, कम शरह करें, ना ही गैर तरक्याती जो अखराजात है उन पे कंट्रोल करते हैं, और फिर होता ये है कि एक तरफ कर्जे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जाता है। जब ये दबाव आता है तो फिस्कल डेफिसिट मदर ऑफ ऑल इल्स है हमारी इकोनॉमिक्स की टर्म में, तो जाहिर है फिर आपकी इन्फ्लेशन भी ऊपर जाएगी और ये मसाइल बार बार आते रहेंगे। सो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ब्लेम गेम छोड़कर और अपोजिशन को भी ये हरकतें छोड़कर ये सोचना चाहिए कि मुल्क की सर्वाइवल अब जो है वो एक ऐसी चीज में है कि पहले आप अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करें, क्योंकि गुड इकोनॉमी ही गुड पॉलिटिक्स है, और ये इस पे अब किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, ये नेशनल मसला है। तो बैठ कर सर जोड़कर देखा जाए कि हमने जो गलतियां की हैं और आने वाले सालों में अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं करते 7% से ज्यादा जो हमारी आबादी का तनासुब है, और जो आगे जाकर हमें चैलेंजेस हैं, और जब तक हम ये नहीं करेंगे तो ये मसाइल बार बार हमें पेश आते रहेंगे। कभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर जाएगा, फिर हम कंट्रैक्शनरी पॉलिसी करेंगे तो हमारी इन्फ्लेशन ऊपर जाती चली जाएगी। तो ये अगर विशियस सर्कल में हम फंसे रहे और हमने इससे निकलने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये मैं कह रहा था कि किसी एक हुकूमत का मसला नहीं, ये तो एक कौमी मसला है। मगर आप देखते हैं कि वो बजाय इसको कि एक दूसरे को जो है वो रैशनल बेसिस पे एंगेज करे, वो सारा दिन ब्लेम गेम में लगे रहते हैं। ये कहते हैं जी पिछली हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया, वो कहते हैं जी ये इंतहाई नालायक और इतने इस कदर नालायक हो चुके हैं कि इन्होंने 3 साल में पूरे मुल्क की जो है वो गवर्नेंस भी खराब कर दी, इकोनॉमी भी खराब कर दी, और मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया, फौरी इलेक्शन कराए। तो अगर यही काम चलता रहा इस मुल्क में तो फिर ना तो इकोनॉमिक्स ठीक होगी, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो भी खराब होती है। माशी तरक्की उन ममालिक में हो ही नहीं सकती जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। ठीक है, ठीक है। नदीम भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया। नदीम भाई वेलकम बैक। आई थिंक आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। अच्छा नदीम भाई, जरा ये बात कर लेते हैं थोड़ी सी शौकत तरीन साहब के हवाले से। हाँ, आप यकीनी तौर पे बहुत सीनियर हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं सियासत पे, इन तमाम उमूर को आपने खुद बहसियत सहाफ़ी भी और तज्ज़ियाकार भी आपने देखा है। इसहाक डार साहब का दौर था, फिर पीपल्स पार्टी में भी हमने देखा पूरा सिलसिला चलता रहा, फिर अभी जो है वो 3 वज़रा तो तब्दील हो चुके हैं, शायद इससे ज़्यादा हो चुके हैं, मेरी नॉलेज में 3 ही हैं जो वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए हैं। तो आप ज़रा बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं इस पूरे दौर को, ज़रा कंपेयर कीजिएगा कि क्या शौकत तरीन साहब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? सिर्फ शौकत तरीन साहब की मैं बात करूँ जो करंट इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, उनकी पॉलिसीज़ को कैसे देख रहे हैं? क्या ये हमें इस मोहरान से निकाल पाएंगे? उनकी पॉलिसियाँ देखें सामने है ना, ये महंगाई आप देख तो रहे हैं, ये जो महंगाई आ रही है तो ये चौथे हैं गालिबन ये, और अभी ये अमेरिका भी वाशिंगटन डीसी ये जा रहे हैं। जी सर, मैं नदीम भाई को सुन नहीं पा रहा हूँ, प्लीज चेक कीजिएगा। जी जी, स्कूल के लिए वहाँ पे गए हैं तो वो एक हद तक कामयाब होते हैं, नहीं होते, वो भी हमारे इस्तेमाली निशान है। लेकिन अभी तक जो बज़ाहिर सूरत हाल में नजर आ रही है कि ये भी अपनी करेंसी की बेतौकीरी, बेकदरी यानी कि रोकने में नाकाम। 171 पे आ गए सर, 171 प्लस कह रहे हैं 180 हो जाएगा सर, अभी ये डर तो इस बात। हाँ, 180 की तो बात गश्त हो रही है, लेकिन मेरे पास उससे आगे की है, लेकिन वो मैं कोट नहीं करना चाहता। वो होगी हाँ बेशक, उससे आगे की कहानी है। तो 12 पॉलिसी है तो सामने जाहिर है ना आपके कि जब आपका करेंसी डिवैल्यू होगी तो लाजमन महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल। तो वो कहाँ से कर्जा भी बढ़ेगा, फिर आपको जो 30,000 अरब रुपए का कर्जा था वो भी कहीं और चला जाएगा जो कोट किया गया था। तो बहरहाल तो इनकी पॉलिसियाँ भी अभी तक तो अवाम के मफाद में बेहतर साबित नहीं हुई है। अच्छा, अभी तक नहीं। ना ही यानी कि कोई मैं वो सियासतदान तो नहीं बोलूं कि सब बात दिखाया जाए जो हमारे सियासतदान दिखाते हैं कि जब आप तो फैक्ट्स पे बात कीजिए ना। फैक्ट्स पे बात यही है, और बहुत देखे हैं सर, वो दिखाते रहते हैं। आपने 4 वज़राए खजाना तब्दील किए हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फायदा है कि आपका पहला फैसला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा गलत था, अभी चौथा सही होगा क्या? इसका फैसला कौन करेगा? बात यह है कि जो दुनिया भर में ही होता है, थिंक टैंक बैठे हुए होते हैं, शैडो गवर्नमेंट होती हैं, वो पॉलिसी मुरतब करती है। जब गवर्नमेंट में आते हैं तो उनके पास प्लान पूरा मौजूद होता, हमारी तरह नहीं है कि हाथाती तौर पे बन गए हैं, उसके बाद फिर बैठ के सोचे 3 साल में
मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया जाए। और अभी भी हम कह रहे हैं कि ये चौथे ये कामयाब होंगे और ये सारी पॉलिसियां मुरतब करेंगे, आवाम को महंगाई से बचाएंगे। ऐसा कोई यानी कि हमें मुस्तकबिल करीब में दिखाई नहीं दे रहा कि सूरत हाल बेहतर होगी। अब ये भी आवाम को भी सोचना है कि वो भी होश के नाखून लें कि ये जो जन्नत दिखाई जाती है सब बाग की जन्नत, तो उससे निकले बाहर और रियलिटी पे। सर मुश्किल से 2 साल रह गए, मुश्किल से 2 साल रह गए, अब और क्या जन्नत दिखा सकते हैं सर? वही नहीं, 2 साल तो जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना। लेकिन इलेक्शन आने वाले हैं, ये जो करना होगा 2 सालों में करना होगा इनको, अब वो चाहे 2 वज़रा तब्दील होते हैं या कुछ भी होता है। बिल्कुल नदीम भाई, ये करेंगे या फिर कोई और करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये मेरा आपसे आखिरी सवाल था, बस मैं बाकी मेहमानों से भी सवाल करके इस वाइंड अप करूंगा। हुसैन थेबो भाई, आप कैसे देखते हैं वजीर खजाना साहब की, जरा 4 तब्दील हो चुके हैं जैसा नदीम भाई ने कहा, कैसे देखते हैं नदीम साहब को? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं ना कि वजीर आजम साहब अभी तक तो अपनी टीम ही नहीं बना सके ना, कि वो रोड मैप ही नहीं बना सके हैं कि हमने करना क्या है। अभी तक वो सिर्फ इसमें है कि मैं किसी भी तरीके से अपोजिशन से रिवेंज ले लूं, मैं लोगों में अपना जो कुछ ना कुछ है वो पेश करूं। आप कहाँ हैं मुझे बताएं, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, 50 लाख घर कहाँ हैं, सरायकी सूबा कहाँ है, सारी चीजें जो हैं वो सब कुछ अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा। इन स्पाइट ऑफ दैट अब ऐसे जो हमारे इदारे हैं, अब उनके ऊपर भी आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं। तो आप किस तरह से मतलब आप चलाएंगे? आप कहते थे कि जी फलाना इम्पोर्टेड, अभी आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर इम्पोर्टेड बैठा हुआ है। आप गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो IMF का मैनेजर है। आप किस तरह से अपने आप को जो है वो चीजों को कंट्रोल करेंगे? वजीर आजम साहब जब तक अपोजिशन के साथ में आखिरी आपको मशवरा वजीर आजम साहब को हम देना चाहेंगे कि देखें, ये जो आपका स्लोगन है ना कि मैं लटकाऊंगा और टांगूंगा और मैं इनको फंसा, ये ना कर। लेट कोर्ट टू डिसाइड। जो भी नेब है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उनको आप इंडिपेंडेंट करें और आप इन सबको बिठाएं। आप इनको बोले आप आए, हम हाउस में बैठ लेजिस्लेशन करें, कानून साजी करें, मुल्क के लिए बेहतरी करें। दुनिया में देखें, यूएस में क्या होता है, काला आ जाए, गोरा आ जाए, पीला आ जाए, नीला आ जाए, उनकी पॉलिसी एक जैसी चलती है। उनके जो उस पर कोई फर्क नहीं आता। बिल्कुल आपने कहा, काम कर रहा होता है। तो आपको जब तक आप हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राइट, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम साहब। कैसे क्लोज करेंगे सर? लास्ट मिनट है मेरे पास। कल का जरा सिस्टम की तरफ आए तो फिर हम ये बात कर सकते हैं कि जब तक हम सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे तो आप जितने मर्जी चेहरे बदलते रहें, आपका मसला हल नहीं होगा। तो मैं इस बात पे फिर जोर दूंगा कि सिस्टम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक सिस्टम के अंदर इस्लाहात नहीं होती, शख्सियात मैटर नहीं करेंगी। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकराम साहब। हुसैन थेबो भाई आपका भी, आपने वक्त दिया। नदीम रजा साहब हमारे साथ थे, जितने भी मेहमान, नदीम मौलवी भाई। आज बड़ा एक ज़बरदस्त पैनल रहा और बड़ी ओपनली बड़े प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की गई, जो कि मुझे हमेशा से अच्छा लगता है कि प्रॉपर इन डिटेल बात होनी चाहिए। नाज़रीन, आज कोशिश की महंगाई के हवाले से बात करने की, कल इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।